नमस्कार, मैं हरिंद्र आजाद। आप सबका स्वागत है आज के हमारे इस विशेष चर्चा में। आज हमारे चर्चा का विषय है ज्ञान के विस्तार में पुस्तकालयों की भूमिका। जैसा कि सर्वविदित है, जब हमें प्यास और भूख की अनुभूति होती है तो हम खाद्य पदार्थ या पेयजल के स्रोत हैं वहां हम पहुंचते हैं और हमें प्यास की तृप्ति हो जाती है। कुछ ऐसा ही है यदि हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में ज्ञान की बरसात हो, हमें तमाम विषयों से संबंधित तमाम जानकारी बड़ी सहजता से, बड़ी सरलता से एक ही जगह पर मिल जाए, तो निसंदेह मन में ख्याल आता है वह जगह हो सकता है ग्रंथालय, और हम उस तरफ रुख करते हैं। तो आज इस विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में दो खास मेहमान हैं। आप श्रुति लाल हैं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के केंद्रीय ग्रंथालय में आप सहायक ग्रंथालयी हैं। साथ ही आपके बारे में बता दें, आप संयुक्त राष्ट्र प्रकाशन तथा शासकीय प्रकाशन अनुभाग की प्रभारी भी हैं। इसके अलावा शोध अनुभाग एवं शोध गंगा परियोजना की भी आप प्रभारी हैं और आप यंग लाइब्रेरियन एसोसिएशन की कार्यकारिणी सदस्य भी हैं। आपका कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। हमारे साथ एक और विशिष्ट मेहमान हैं, डॉक्टर संजीव सराफ जी। आप भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के केंद्रीय ग्रंथालय में वरिष्ठतम उप ग्रंथालयी हैं। आपके उप शोध पत्र और कई पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। लाइब्रेरी जगत का प्रतिष्ठित वेस्ट एकेडमिक अवार्ड और ज्ञानोदय, वागीश्वरी सम्मान, ये सब सम्मान आपको अब तक प्राप्त हो चुके हैं। सर, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद हरेन जी। जैसा कि मैंने पहले बताया, आज हमारे इस चर्चा का विषय है ज्ञान के विस्तार में ग्रंथालयों की भूमिका। तो इससे पहले बेहद जरूरी है ये जानना कि आखिर ग्रंथालय है क्या, उसकी जो अवधारणा है। सर, पहले हम आप ही से जानना चाहेंगे कि आप बताएं ग्रंथालय है क्या, दरअसल कैसे एक आम आदमी ग्रंथालयों के बारे में अपनी समझ विकसित कर सकता है। हरेन जी, यदि आप ग्रंथालय की संधि विच्छेद करेंगे तो ग्रंथ धन आलय से मिलकर बना है ग्रंथालय जी। जहां आलय का मतलब होता है घर, ग्रंथालय मतलब ग्रंथों का घर जी। प्राचीन काल में तो ग्रंथों को अलमारियों में बंद करके रखा जाता था, बहुत कम लोगों तक उनकी पहुंच होती थी, इसलिए उनका जो ज्ञान के विस्तार में योगदान था वो बहुत कम था। वह एक शोभा की वस्तु माने जाते थे। परंतु धीरे धीरे जब समय बदलता गया तो आज सार्वजनिक ग्रंथालयों के माध्यम से बिना लिंग भेद के कोई भी व्यक्ति ग्रंथालय की सेवाओं का उपयोग कर सकता है और अपने अभीष्ट ज्ञान को वहां से प्राप्त कर सकता है। जी जी। ज्ञान के विस्तार में अगर बात करें पुस्तकालयों की भूमिका की, तो हमारे साथ श्रुति हैं, आप किस रूप में देख रही हैं ग्रंथालयों की क्या भूमिका है? ग्रंथालयों की भूमिका के बारे में अगर बात की जाए तो ग्रंथालय हम जब जाते हैं या हमारे पाठक उसमें आते हैं तो सबसे पहले हमारा उद्देश्य यही होता है कि हम उन्हें ज्ञान के प्रति, उनको हम जितना महत्वपूर्ण किताबें हैं या हमारे पास शोध पत्र हैं, ये सब हम उन्हें दे पाएं, उनके इस्तेमाल के लिए दे सकें। तो हमारे यहाँ अभी तक ऐसा हुआ करता था, जैसे सर ने खुद बताया कि किताबों को अलमारियों के पीछे बंद करके रखा जाता था, लेकिन आजकल समय बदलने के साथ साथ हम इस प्रथा को पीछे छोड़ाए हैं और आज हमने ग्रंथ, मतलब जो हमारे ग्रंथ हैं या जो हमारी पुस्तकें हैं, उन्हें हमने आज सबके लिए एकदम मुफ्त में, या हम ये कह सकते हैं कि बिना किसी भेदभाव के सबके लिए उसे हमने खोल के रखा है कि कोई भी आकर के पढ़ करके और उस ज्ञान की तरफ अपना और योगदान खुद भी दे सके और उसके प्रति जो भी जागरूकता है वो पा सके। निश्चित रूप से हम कह सकते हैं ज्ञानार्जन और ज्ञान में वृद्धि के लिए ग्रंथालय एक ऐसा जगह है जहां से आप अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं और नए नए ज्ञान को अपने ज्ञान के साथ जोड़ सकते हैं। डॉक्टर संजीव, आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हैं और पूर्वांचल ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश क्या कहें वरन पूरे भारत में और वैश्विक स्थान रखने वाला या प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है, तो क्या अभी वर्तमान जो स्वरूप है यह कितना समृद्ध है, किस रूप में है और कैसे लोग यहाँ से जुड़ रहे हैं, थोड़ी बताएं। जो हमारा केंद्रीय ग्रंथालय है वो बड़ौदा नरेश सयाजीराव गायकवाड़ के नाम पर उसका नामकरण हुआ है। सयाजीराव गायकवाड़ भारत की एक ऐसी विभूति थे जिनके राज्य में 95% साक्षरता थी जी। और उन्होंने ही सर्वप्रथम भारत में ग्रंथालय आंदोलन का उन्हें जनक माना जाता है। उनके राज्य में सबसे ज्यादा पुस्तकालय थे और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उन्हीं के द्वारा दी गई स्कॉलरशिप के माध्यम से बाबा साहब अम्बेडकर जी ने विदेश में जाके शिक्षा प्राप्त की और ये गायकवाड़ का ही प्रभाव था
कि बाबा साहब अम्बेडकर के ग्रंथालय में 50,000 पुस्तकें थीं, जिनमें से 35,000 पुस्तकें उन्होंने खुद खरीदी थीं और उनके हाशिए पर नोट लिखे थे। तो ये तो हो गई गायकवाड़ जी की बात, जिनके नाम पर हमारा ग्रंथालय है। यह एशिया का सबसे बड़ा ग्रंथालय है, जिसमें 14 लाख से अधिक पाठ्य सामग्री मौजूद है। देश विदेश की कोई भी ऐसी विधा नहीं है जिससे संबंधित पाठ्य सामग्री हमारे यहाँ मौजूद ना हो। जी जी। तो क्या ये सभी विधाओं के जो भी पाठ्य सामग्री हैं, तो उनकी एक्सेस, उन तक पहुंच प्रत्येक व्यक्ति की है, या उसके लिए क्या कुछ टर्म कंडीशंस हैं? देखिए, चूंकि केंद्रीय ग्रंथालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय का है, तो निश्चित तौर पर यह अकादमिक ग्रंथालय है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले कोई भी छात्र, कोई भी शिक्षक, कोई भी कर्मचारी उसका लाभ उठा सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने बाहर से आने वाला भी यदि कोई पाठक इसका उपयोग करना चाहता है, तो इसके कुछ नियम शर्तें हैं जिनका पालन करके वह इस ग्रंथालय का उपयोग कर सकता है। क्योंकि ग्रंथालय तो सबके लिए होता है, जी जी। लेकिन ग्रंथालयों के जो प्रकार होते हैं, उस प्रकार में हम अकादमिक लाइब्रेरी हैं, इसलिए हमारा जो मुख्य फोकस है वो हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र, शिक्षक और कर्मचारियों तक होता है। लेकिन अन्य देश विदेश के लोगों को भी हमारे ग्रंथालय में आने की पूरी आजादी है, कुछ नियम शर्तों के साथ। निश्चित रूप से नियम शर्तों का पालन करके अन्य लोग भी लाभ ले सकते हैं। हमारे साथ श्रुति लाल जी हैं। श्रुति जी, जैसा कि हम लोग पुस्तकालय के बारे में, ग्रंथालय के बारे में सोचते हैं, तो निश्चित रूप से उनके अंदर भी कुछ नियम, कायदे, कानून होंगे, कुछ विशिष्ट सूत्र होंगे। तो क्या आप बताएंगे कि पुस्तकालयों के लिए क्या सूत्र निर्धारित किए गए हैं? जरूर। हमारे जो फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस जो कहलाते हैं, डॉक्टर SR रंगनाथन, उन्होंने कुछ 5 सूत्र दिए थे लाइब्रेरी साइंस के, जिनमें से पहला है कि किताबें इस्तेमाल के लिए बनी है जी। दूसरा ये है कि हर पाठक को उसके लायक कोई किताब जरूर मिलनी चाहिए। ठीक इसी से मिलता जुलता हमारा तीसरा सूत्र भी ये है कि हर किताब का एक पढ़ने वाला, एक पाठक होता है। चौथा सूत्र हमारा ये कहता है कि लाइब्रेरीज या जो हमारे ग्रंथालय हैं वो इसलिए बने हैं ताकि हम अपने पाठकों का समय बचा सकें। पांचवा सूत्र ये है कि लाइब्रेरी यानी हमारे जो पुस्तकालय, ग्रंथालय हैं, वो एक बढ़ता हुआ ऑर्गेनिज्म यानी कि एक जीव के तौर पे हम उसे देखते हैं। तो इन 5 सूत्रों के हिसाब से ही हमारी लाइब्रेरीज, हमारे पुस्तकालय काम करते हैं। हमारा जो एम है, जो हमारा काम है कि हम इन 5 सूत्रों को बराबर से साथ लेकर के ही चलें। मतलब कुल मिला के कहा जा सकता है कि जो पुस्तकालय के पूरे ऑब्जेक्टिव हैं, पूरे एम हैं, इन 5 सूत्रों में निहित हैं। यदि हम इसका अनुपालन करते हैं, चाहे उसमें काम करने वाले कर्मी हों, चाहे उससे लाभ लेने वाले अन्य शोधार्थी हों, विद्यार्थी हों या शिक्षक हों, सबके लिए उपयोगी बात है। बहुत सही आपने बताया डॉक्टर संजीव। आज डिजिटल जमाना है, डिजिटल युग में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। एक तरह से कहें तो डिजिटल क्रांति चल रहा है, हर चीज डिजिटलाइज्ड होते जा रहा है। तो ऐसे में वर्तमान में जो लाइब्रेरी की जो कंसेप्ट है और जो संरचना है, उसमें सूचना और प्रौद्योगिकी की क्या उपयोगिता है और कहां तक ये चीजें जुड़ पाई हैं? आज के समय में बिना सूचना प्रौद्योगिकी के किसी भी पुस्तकालय की कल्पना करना जी ही असंभव है। जी जी। सूचना प्रौद्योगिकी ने सबसे ज्यादा प्रभाव पुस्तकालयों पर भी डाला है जी। और सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से हम 24 घंटे 7 दिन पाठकों को अपनी पुस्तकें उपलब्ध करा सकते हैं, पाठ्य सामग्री उपलब्ध करा सकते हैं। भारत सरकार ने नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के माध्यम से 4.5 करोड़ से ज्यादा पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई है। ये एक बहुत बड़ी पहल है और इसमें पूरा योगदान सूचना प्रौद्योगिकी का निश्चित तौर पर है। और इसमें सारे विषयों की सामग्री है। ना सिर्फ एक छोटे से बच्चा यदि वो मछली जल की रानी जैसी कविता भी देखना चाहता है और एक 70-80 साल का प्रौढ़ भी यदि अपने स्तर का कोई पाठ्य सामग्री चाहता है, तो विविध रूपों में, पुस्तकों के रूप में, ऑडियो के रूप में, वीडियो के रूप में, मल्टीमीडिया के रूप में, पुराने प्रश्न पत्रों के रूप में, सब कुछ उस पर मौजूद है। तो इसको एक्सेस करने के तरीके क्या होते हैं? कैसे एक्सेस करने का सीधा तरीका है, हम नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाएंगे। यदि हम रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो हमें कुछ और ज्यादा पाठ्य सामग्री प्राप्त हो जाएगी। बिना रजिस्ट्रेशन कराए भी हम उसकी पाठ्य सामग्री का उपयोग कर सकते हैं। यह पूर्ण रूप से निःशुल्क है। भारत देश का कोई भी नागरिक इसमें पंजीयन करा के इसका उपयोग कर सकता है। क्या बात, बहुत आसान और जो एक तरह से बहुत दुरूह कंसेप्ट था पहले के जमाने में। हर जगह
आसानी से पुस्तकालय उपलब्ध नहीं थे, लेकिन आज सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में बैठा हुआ कोई व्यक्ति अगर पुस्तकालय से जुड़ना चाहता है, कोई बात जानना चाहता है, तो बशर्ते कि उसके पास एक मोबाइल होना चाहिए इंटरनेट एनेबल्ड, और निश्चित रूप से दुनिया के सबसे बड़े पुस्तकालयों से भी वो जुड़ सकता है और अपने ज्ञान को विस्तार दे सकता है। श्रुति जी, आप शोध गंगा परियोजना से जुड़ी हुई हैं, तो शोध गंगा परियोजना की जो अवधारणा है, इसको लेकर किस तरह की सोच है और क्यों इसको विकसित किया गया, क्या होता है इसके माध्यम से? देखिए, शोध गंगा इन्फ्लिबनेट द्वारा स्टार्ट किया एक प्रोग्राम है जिसमें हम ये निश्चित करते हैं कि देश भर में जितनी भी शोध हो रही है, जितना भी रिसर्च हो रहा है, उसमें प्लेजरिज्म ना हो जी। उसको चेक करने के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए शोध गंगा का उसको स्टार्ट किया गया। जी। तो आज की डेट में ये है कि शोध गंगा से हमारे देश की जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं वो सब जुड़ी हुई हैं लगभग, और उसका एक काम ये है कि हमारे जितनी भी यूनिवर्सिटी की थीसिस हैं या जो डिसर्टेशंस हैं उनको हम डिजिटाइज करके उस पे डालते हैं, तो उसको पब्लिश करते हैं, ताकि कोई भी छात्र कहीं भी बैठा हो, कोई भी शोध छात्र जो भी है, उसका एक्सेस कहीं से भी कर सके। वो देश भर की किसी भी यूनिवर्सिटी का थीसिस यानी कि जो शोध पत्र हैं या आप जितना थीसिस है वो सब एक्सेस कर सके। तो एक जो मेन इसके पीछे कारण था शोध गंगा को स्टार्ट करने का, लाने का, वो यही था कि जो डुप्लीकेसी हो रही है, जो हम रिसर्च में प्लेजरिज्म देखते हैं आज की डेट में, उसको रोकने के लिए, क्योंकि आज के पहले काफी समय तक प्लेजरिज्म का कोई वो नहीं था हमारे यहाँ, लेकिन इसको जब ये शोध बढ़ती गई उसको देखते हुए हमने इसको स्टार्ट किया है। निश्चित रूप से अनुसंधान की अगर बात करें, शोध की बात करें, तो वह मौलिक होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए, तभी चीजें सामने सही रूप में स्पष्ट हो सकेंगी और सही चीजें, सही नीति निर्धारित हो सकती हैं, सही बात सामने आ सकती है, जनहित में कदम उठाए जा सकते हैं। डॉक्टर संजीव, वर्तमान में अगर देखा जाए तो भारत सरकार द्वारा पुस्तकालयों के माध्यम से ज्ञान के विस्तार हेतु कई कदम उठाए जा रहे हैं, तो क्या कुछ पर प्रकाश आप डालेंगे संक्षेप में? भारत सरकार ने राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन के माध्यम से जो हमारी राष्ट्र की धरोहर है, उनको भी देश के लिए वो जान सकें कि उन पांडुलिपियों में क्या है, यह मिशन जारी किया था। और देश भर की जितनी पांडुलिपियां हैं उनका सबसे पहले तो पता लगाया गया, उसके बाद उनकी कैटलॉगिंग की गई, और अब उन पांडुलिपियों में क्या क्या चीज छुपी हुई है उसको देश के सामने लाने के लिए प्रयास चल रहे हैं। भारत सरकार का यह एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जिसमें वह सफल हुई है, और हमारे ऐसे तथ्य सामने आए हैं भारतीय संस्कृति के जिनके बारे में लोगों को मालूम ही नहीं था। इसके अलावा भी भारत सरकार समय समय पर विभिन्न प्रकार के पोर्टलों के माध्यम से छात्रों के हित में, आम नागरिकों के हित में भी कुछ योजनाएं लाती हैं। जैसे आपने सुना होगा डायरेक्ट टू होम DTH जो सर्विसेज हैं, उसमें एजुकेशनल चैनल्स के माध्यम से पूरे जो भी क्लास हैं उनके बच्चों के लिए बहुत अच्छे लेसन्स हैं। तो ये सब चीजें भारत सरकार ने निश्चित तौर पर पाठकों के लिए लागू की हैं, जो पूर्ण रूप से निःशुल्क हैं। निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि ज्ञान के विस्तार में ग्रंथालयों की भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, और इसके योगदान से हम कभी मुंह मोड़ नहीं सकते। और हम चाहेंगे कि आप भी ग्रंथालयों से जुड़ें, पुस्तकालयों से जुड़ें, चाहे वो डिजिटल माध्यम हो, चाहे आप डायरेक्ट किसी ग्रंथालय से जुड़ जाएं, ज्ञान के सागर में आप गोता लगाएं, अपने ज्ञान को समृद्ध करें। आज हमारी इस विशेष चर्चा में श्रुति लाल और डॉक्टर संजीव सर्राफ जी, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, हमारे स्टूडियो में आए, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।